अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुश्किलात में घिरी तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल घड़ी हो गई है। क़यादत पहले ही या तो ज़ेरे अताब है या ज़ेरे ज़मीन है या फिर ज़ेरे हिरासत। आज भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को एक केस में ज़मानत मिली और वो जैसे ही सवाबी जेल से बाहर निकले तो एक और केस में इन्हें गिरफ्तार करके चारसद्दा मुंतकिल कर दिया गया और अब पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले पर भी खतरे की तलवार लटकने लगी है। ये खदशात पैदा हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से भी महरूम हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 20 दिन के अंदर अपनी जमात के अंदर इलेक्शन न कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। पार्टी के अंदर इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन 2022 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ था कि उन्होंने पार्टी आइन 2019 के मुताबिक जून 2022 में ही पार्टी के अंदर इलेक्शन करा दिए थे, जबकि नया पार्टी आइन सितंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराया गया था और अब फिर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के बाद नया पार्टी आइन वापस भी ले लिया गया। फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई के वकील गौहर खान ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, इन्हें इलेक्शन कमीशन के फैसले से अफसोस हुआ। वकील तहरीक इंसाफ ने यह दावा भी किया कि इन्हें इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस जारी ही नहीं किया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं होंगे। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को एक सर्टिफिकेट जमा कराना था, लेकिन 18 अगस्त 2022 तक ना तो पार्टी आइन में तरमीम और ना ही पार्टी में इंतखाबात पर कोई दस्तावेज जमा कराई गई और 18 अगस्त 2022 को जो फॉर्म 65 जमा कराया गया वो भी पार्टी इलेक्शन को मशकूक बना रहा था। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़ है कि दौरान समात इलेक्शन कमीशन ने मान लिया था कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। अगर दोबारा इलेक्शन कराने के लिए कहा गया तो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। ये खबरें भी हैं कि आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार भी दस्तयाब नहीं है। इसी वजह से वर्कर्स की बजाय वकीलों को टिकटें देने का फैसला किया गया। मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत करने वाले शेर अफजल मरवत को सीनियर नायब सदर बनाया जाना भी इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देता। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ कह रही है इसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं कराए, ये मामला क्या है सर? क्या है सर? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि भाई हमने ये करा दिए हैं तो आई एम श्योर वो किसी सबूत के साथ बता रही होगी कि ये करा दिए हैं, ठीक है ना। और अगर उन्होंने सबूत के साथ बता दिया कि ये कराए हुए हैं तो फिर उसमें इलेक्शन कमीशन को, मतलब इलेक्शन कमीशन जो भी बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, दे शुड टेक इट फॉर द फेस वैल्यू कि भाई जो कहा गया है वो उसमें उनको कोई और करना नहीं चाहिए। तो जो उन्होंने रिजल्ट दे दिया है इलेक्शन कमीशन को वो रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे और सिंपल चीज क्या हो सकती है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है इलेक्शन कमीशन को जो चीजें बताई गई हैं कि ये वो उसको क्यों नहीं मान रही। सर, इलेक्शन कमीशन ने आपको कई शो कॉज नोटिस जारी किए थे और आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, तो सर क्या पार्टी ने शो कॉज नोटिस का जवाब देना या उसकी वजाहत जरूरी समझी? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, मेरे ख्याल में जमा करा दी थी 2022 में, उन्होंने मेरे ख्याल में 21 में किया था या क्या है, 2022 जून में उन लोगों ने करा दिया था कि ये सब कुछ है। तो मुझे वो डिटेल्स नहीं पता, वो हमारे जो पार्टी के जो लीगल विंग है या जो भी मेन उस लिहाज से वो आपको बता सकेंगे। मुझे उसके डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन मुझे इसका ज़रूर पता है कि उन लोगों ने ये बता दिया था कि हमने ये इलेक्शंस करा दी और ये सारी चीज़ें, उसका मुझे इल्म है, वो कर दिया था। तो आई डोंट नो कि अभी ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं कराया। अच्छा, लेकिन सर देखें, अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करेगी। वो चैलेंज करना भी अपने आप में एक एक्टिविटी है, एक काम है, तो वही एक्टिविटी आप इलेक्शन करा लें, मतलब पार्टी के अंदर 20 दिन में इलेक्शन ही करा लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मतलब आप लोगों का ख्याल है कि ये हम लोग जैसे नून लीग या जैसे पीपल्स पार्टी होती है कि अगर वैसे ही आप चाहते कि करा दो तो मैं तो अभी 15 मिनट में करा दूंगा और आपको भेज दूंगा कि जी ये डन बात खत्म हो गई। तो अगर आप वही चाहते हो तो मैं आपको वो वैसे ही करा के दे दूंगा।
एक दफा नहीं, हर रोज एक नया इलेक्शन करा के दे दूंगा। मतलब आप किस किस्म के इलेक्शन चाहते हो? लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इलेक्शन चाहते हो, इट्स नॉट डन जस्ट लाइक दैट ना। उसका एक पूरा सिस्टम होता है, वो 15-20 दिन वाला नहीं होता। आप लोगों को हमारा सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि वो आपको गलत काम करने पे मजबूर करता है। हम आपको कह रहे हैं कि भाई हमने इलेक्शन करा दिया, ये सारी चीजें हैं, आपको पार्टी की तरफ से सारी पोजीशनें देखिए। जब इलेक्शन हुए होंगे तो आपको कई बाज नामों के आए होंगे कि ये नाम जो है ये प्रेसिडेंट है, ये नाम जो है जनरल सेक्रेटरी है, ये नाम फलाना है, ये नाम फलाना है, ये नाम फलाना है, वो सारे हुए होंगे। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब अगर उसमें वो हुआ नहीं, मतलब हो गया, आपको नाम आ चुके, तो व्हाई वुड एन इलेक्शन कमीशन नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग एज अपोज टू बाकी पार्टियों ने जिन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सुबह बैठे और शाम को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यार ये इलेक्शन हो गया है। आप उनकी तो एक्सेप्ट कर लेते हो, हमारे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? सर बात ये नहीं है, बात ये है, देखिए अगर आपके इलेक्शन इतने ही नॉन कंट्रोवर्शियल होते तो जस्टिस वजीउद्दीन कभी भी इस पे सवाल ना उठाते, जो आपको याद होगा जो एक इलेक्शन का पूरा मामला हुआ था आपको। अच्छा खैर, अब आप इलेक्शन का, अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मानते तो सर आपका इंतखाबी निशान स्टेक पे है ना। अब आपने सोचना है कि आपने लड़ना है या आपने पूरे प्रोसेस के जरिए इलेक्शन करवाने या फिर अपना निशान बचाना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान को लोगों ने स्टेक पे लगाया हुआ है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट आ गया, उन्होंने कह दिया है कि 7 नवंबर के बाद हर एक दिन गैर आईनी है कि नहीं है। हम आज 23 तारीख है, 23 तारीख का मतलब ये है कि अगर हम 7 तारीख से 23 तारीख को करें तो हम तकरीबन कोई 10 और 6 16 दिन गैर आईनी गुजार चुके पाकिस्तान में। ये तो वो हैं जो अगस्त के बाद की बात है। और उससे पहले अगर हम पंजाब और केपी की बात करें तो ये हमारा 8वां या 7वां महीना है गैर आईनी। तो इस वक्त पाकिस्तान में, इस वक्त एज ऑफ टुडे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, केपी में 8-9 महीनों से, सिंध में, बलूचिस्तान में और फेडरल में 16 दिनों से गैर आईनी वो गवर्नमेंट्स हैं। गैर आईनी टाइम है, हर चीज गैर आईनी हो रही है। इनको पड़ी हुई है इलेक्शन के, भाई आप लोगों ने इलेक्शन नहीं कराया। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको भेजा हुआ है कि हमने ये इलेक्शन कराया हुआ है। इनको उस इलेक्शन की पड़ी हुई है जस्ट बिकॉज कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने किसी ना किसी तरीके से इन्होंने खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही थी 190 मिलियन पाउंड के केस में अल्लाह ताला ने इनके मुंह पे कर दिया कि यार ये तो नेशनल वो क्राइम एजेंसी की तरफ से तो था ही नहीं, ये तो वो सारी चीजें सेट असाइड कर दी थी, ये तो बंदे ने खुद ही पैसे भेजे हैं, वो इनका चला गया, वो क्या कहते हैं, वो केस भी बढ़ गया, पीछे रह क्या इनके पास। अब इन लोगों ने नए 1-2 केसेस करने। देखिए सिंपल सी बात ये है, एज ऑफ टुडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ ये, हम लोगों ने इलेक्शन कराए हैं, हम लोगों ने सारी चीजें आईनी तौर पे की हैं। जहां अगर आप बाकी लोगों की बात मान रहे हो तो हमारी वजह क्या है हमारी बात ना मानने की? देखिए मैं सवाल पूछता हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपने जब सदर कह रहा था कि ये डेट हम लोग, देखें सदर ने बजाय इसके कि आपके ऊपर एक डेट का कर देते कि यार इस डेट को कर नहीं करना है, और वहां एक किस्म की एक लड़ाई शुरू हो जाती है। उन्होंने आपको एक अच्छे क्या कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन के तहत उन्होंने दूसरे इंस्टीट्यूशन को कहा कि आओ मिल के बात करते हैं, ये अगस्त की बात है कि हम लोग मिल के बात करते हैं और इलेक्शन के डेट को डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम आपसे नहीं मिलेंगे, हम अमेरिका के एम्बेसडर से मिलना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कोई चीज, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आपको कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। फिर उसके बाद सदर साहब ने जस्ट बिकॉज के एक इबहाम पैदा हो गया, एक इलेक्शन और एक क्या कह सकते हैं लॉ भी पास हुआ था जो जल्दी में बदनीयती पे बनाया गया था लॉ, वो लॉ भी पास हो गया था कि जिसमें 58 इलेक्शन एक्ट 2017 को चेंज किया और उसमें आर्टिकल या उसका सेक्शन 57 और 58 को किया है, तो उस लिहाज से भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूछा था
ये लॉ मिनिस्ट्री से कि भाई आप मुझे एडवाइस दो कि ये किसका इख्तियार है। जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये प्रेसिडेंट साहब ये आपका इख्तियार नहीं है। तो मैं एक दफा जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से पूछूंगा कि जस्टिस साहब आप इस चीज के ऊपर आपका क्या कमेंट है कि गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, लीगली कहा है कि आप नहीं कर सकते। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये गैर आईनी चीज की कोई तलाफी नहीं है, इसको आप बिल्कुल मतलब इस तरह ब्रश असाइड नहीं कर सकते, किसी न किसी के ऊपर ये करना चाहिए। आपने सही कहा कि प्रेसिडेंट से लेके करें, प्रेसिडेंट साहब ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की, उन्होंने जेन्युइन तरीके से की, उन्होंने बजाय इसके कि एक दे देते और वहां पे लड़ाई हो जाती, उन्होंने अपने लिहाज से इलेक्शन कमीशन के साथ एक किस्म के मुशावरत से डेट देने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से पूछा, लॉ मिनिस्ट्री ने इनको साफ सुथरा कह दिया कि आप नहीं कर सकते। उसके बाद अब प्रेसिडेंट बेचारा क्या करे, अगर वो कोई ऐसी वैसी चीज कर देता है और कल को उनके ऊपर कोई और मसला आ जाए तो फिर तो ये तो सवाल पूछने चाहिए ना, ये तो सवाल पूछने चाहिए। तो सर ये बताएं, आपके ख्याल में इलेक्शन के करीब आने तक तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा या कमी आएगी? देखिए मेरा नजरिया ये है या मेरी जो एनालिसिस है वो लोग उससे माने ना माने, इट्स माय एनालिसिस। मैं समझता हूँ मुश्किलात गवर्नमेंट के लिए बढ़ती जा रही है, मुश्किलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, JUI के लिए, इन सब के लिए। अभी हबीब अकरम साहब के अपने खुद जाके पेशावर में उन्होंने एक सर्वे किया है, सही है या गलत है आई डोंट नो, लेकिन उस सर्वे के लिहाज से ओवर 60% पीपल आर रेडी टू वोट फॉर PTI। अच्छा हो क्या रहा है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अभी कल या परसों की बात है, शांगला में 2 जलसों का वो इजाजत ली गई थी, एक अमीर मकाम ने किया था और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चकेसर और शांगला के जो लोग हैं उन लोगों ने किया था। अच्छा, अमीर मकाम को इजाजत मिल गई, शांगला वालों के लिए उन्होंने आर्टिकल 144 लगा दिया है। जस्ट इमेजिन, एक ही जगह पे 2 जलसे हो रहे हैं, एक ही रीजन में 2 जलसे हो रहे हैं, एक के ऊपर आप सेक्शन 144 लगा रहे हो, दूसरे के ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे हो, उनको फैसिलिटेट कर रहे हो। आई मीन व्हाट नॉनसेंस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। मतलब इतने ब्लैटेंटली हम लोग गलत काम कर रहे हैं और हमें किसी लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ ये केपी को, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, दे आर सपोज टू बी इम्पार्शियल। इनका काम है कि ये निगरानी करे कि क्या इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा है। ये तो पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की B टीम, क्या ये उनकी A टीम बन गई है? क्या ये तरीका है? क्या अवाम को समझ आ रही है? और अवाम इसी लिहाज से इनको डर लगा हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं, लेकिन अवाम बाशऊर है, अवाम को कप्तान बाशऊर कर गया है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि पिछले 50 साल में अवाम को तालीम ना दें, लेकिन कप्तान ने पिछले चंद सालों में अवाम को, उसी अनपढ़ अवाम को शऊर दे दिया है कि यार ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारी गलत है। यही वजह है कि केपी की सारी अवाम जो कि खास माइंडसेट रखने वाली अवाम है, उन्होंने पहचान लिया है कि उनसे मुखलिस सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कोई नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसको केपी वालों ने दूसरी बार भी 2/3 मेजॉरिटी से चुना है और इस दफा इंशाल्लाह ताला 3/4 मेजॉरिटी से चुनेंगे। अच्छा, तो सर ये बताएं, जो खबरें आ रही है कि PTI ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि उसने वुकला को टिकट देने हैं, ये स्ट्रेटजी क्या है और क्यों डिवाइस की है स्ट्रेटजी? देखिए इस तरह ये है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। अब मुझे नहीं पता, चूंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मुझे डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि फर्ज करें एक NA2 है, ठीक है, NA2 में मिस्टर X जो है वो PTI का नंबर 1 कैंडिडेट है,
ठीक है। उसके बाद वो बंदा फर्ज करे छोड़ के चला गया है या वो बंदा छुपा हुआ है, तो मैं उसका नाम डाल दूंगा और उसके कवरिंग कैंडिडेट जो है ना, मैं मोस्ट प्रॉब्ली एक वकील को लाके खड़ा कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैंने ये देखा हुआ है कि जनरली स्पीकिंग कि वकील जो है ना वो ये लीगल चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है सब चीज़ें, तो ही वुड बी इनफ। तो उस लिहाज से मैं उसको कवरिंग कैंडिडेट, अगर मेरा पहला नंबर 1 कैंडिडेट मेरा हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, वो इलेक्शन लड़ेगा इररिस्पेक्टिव वो वहाँ का जहाँ मर्जी भी हो। अगर उसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर देते तो फिर मेरा वकील नेक्स्ट इन लाइन होगा और वो डेफिनेटली वो आ जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं है। प्रोफेशनल लोग हैं, काम करते हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो वो आ जाएंगे। सो मेरे लिहाज से मैं स्ट्रेटजी के लिहाज से ये करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं ये इलेक्शन जीतूं। सर वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। लाहौर पुलिस ने डिफेंस फेज 7 में एक ही खानदान की 6 जिंदगियां को चलने वाले खूनी हादसे को टेस्ट केस बना लिया है और सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कैमियाना की ज़ेरे निगरानी इंतहाई पेचीदा केस की गिरहें खुलती जा रही हैं। लाहौर पुलिस तफ्तीश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है और हर जाविये से हादसे की खोज लगा रही है। उधर आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान को मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि एक रोज पहले सेशन कोर्ट ने भी मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। एक तरफ जहां मुल्जिम का घेरा तंग होता जा रहा है, वहां दूसरी जानिब मुल्जिम के लवाहिकीन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं और मकतूल फैमिली को धमकियां देने लगे। मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे खानदानों के लोगों को डालकर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि आपका एक बेटा पीछे बचा है, 3 बेटियां हैं, तो आप नहायत ही अहमकाना काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बासर हैं, बहुत पैसे वाले हैं और आपको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। डिफेंस एक्सीडेंट मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफा शामिल होने के बाद केस अहम रुख इख्तियार कर गया। रोज़नामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ये अपनी नौयत का पहला और अनोखा वाक़या है कि ट्रैफिक हादसे के बाद मालूम हुआ कि यह आम हादसा नहीं और इस मुकदमे में कत्ल अम्द की दफ़ा शामिल की गई और तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ कत्ल अम्द की दफ़ा के बाद इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि मुल्जिम की उम्र का असर नौ जायज़ा लिया जाए और इस सिलसिले में मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए ओसी फैक्शन टेस्ट करा लिया गया है। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे तक तफ्तीशी अफसर को मिलेगी। पुलिस जराये के मुताबिक ओसी फैक्शन टेस्ट के बाद मुल्जिम की उम्र का दुरुस्त तयन होगा और अगर मुल्जिम की उम्र 18 साल से ज़ायद साबित हो जाती है तो इसे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसी तरह मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने का भी फैसला किया गया है ताकि मालूम हो सके कि वो कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अफनान बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहा है। मुल्जिम ने इब्तदाई बयान में बताया था कि गाड़ी 110 की रफ्तार पर थी कि अचानक सामने से गाड़ी आ गई। बाद में वो इस बयान से मुकर गया और कहा कि मकतूल फैमिली से तकरार पर मुश्तइल हुआ और इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जबकि स्पीड कैमरे ने भी गवाही दी है कि गाड़ी की रफ्तार 140 थी। डीएचए हादसा केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अफनान के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे उसके दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया और इब्राहिम ने तस्दीक कर दी है कि हादसे के वक्त गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इससे पहले पुलिस तफ्तीश में यह साबित हो चुका कि मुल्जिम ने गाड़ी को फॉलो करके टक्कर मारी। यही मौक़िफ़ 6 अजीज खोने वाले मुद्दई मुकदमा रफाकत अली का है, जबकि हुकूमत पंजाब ने भी डिफेंस हादसे को कत्ल करार दिया। पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी बातें पता चली, उसमें हम सबको यही पता था कि ये रोड एक्सीडेंट था, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये बाकायदा कत्ल हुआ है और उन 6 जानों का कत्ल हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अफनान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी नंबर 308 इसके वालिद के नाम है। वो ए लेवल के साल 2 का तालिब-इल्म है और वालिदैन का इकलौता बेटा है, जबकि इसकी और 2 बहनें भी हैं। मुल्जिम कई सालों से यही गाड़ी चला रहा है और पहले भी ओवर स्पीड की वजह से इसके कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी लेकर निकल जाता। उस रोज भी वो कई घंटों से आवारागर्दी कर रहा था। इस दौरान वो दूसरी कार को बार बार ओवरटेक कर रहा था कि हादसा पेश आ गया। उधर सीटीओ ने लाहौर हाई कोर्ट में इंकशाफ किया कि लाहौर
इंदौर में 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि सिर्फ 13 लाख अफराद के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और यह सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब डिफेंस हादसे के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और खबरदार किया है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब ये मुल्जिम की उम्र के तयन के हवाले से जो टेस्ट करवाया गया है, इसके नताइज कब तक सामने आएंगे? इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट हमने प्रोसेस कर लिया हुआ है, बट द रिजल्ट इज अवेटेड, प्रोबेबली इन अ डे और 2 आ जाएगा रिजल्ट। तो सर अगर नताइज टेस्ट के आ जाएं और मुल्जिम कम उम्र निकले, एक हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर क्या कार्रवाई होगी? देखिए उसमें एक बड़ा कानून क्लियर है कि 302 चूंकि इसमें एडेड है और 12 साल से ऊपर कानून में जो लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा जो वो साउंड माइंड होल्ड करता है, वो अगर मर्डर कमिट करे या कोई और 302 का ऑफेंस कमिट करता है तो उसका जुवेनाइल ऑफेंडर के तौर पे ट्रायल होगा, बट उस तरह से ट्रायल जरूर होगा, उसकी बेल आउट नहीं होगा। अच्छा इमरान साहब, 6 लोग कत्ल कर दिए गए, तो इनके लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस क्या कर रही है? खबरें ये भी आ रही हैं, बल्कि खुद लवाहिकीन कह रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं। जो कातिल या यूं कह लें कि मुल्जिम जो है, कातिल तो नहीं कहेंगे अभी, मुल्जिम जो है उसकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। देखिए एक तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस था, पहले एक एक्सीडेंट केस था जिसमें एक नया एविडेंस मिला, उसकी बेस पे हमने एविडेंस ऑफ विटनेसेस की बेस पे 302 ऐड किया। 780 के अंदर हमने 780 ऐड करने के बाद 2 मरतबा उसका रिमांड लिया, आज दूसरी मरतबा उस बच्चे का रिमांड लिया गया, हम पॉलीग्राफ टेस्ट भी उसका करा रहे हैं। तो ये जो है इसमें 780 कंपाउंडेबल नहीं होता, 302 कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और कंपाउंडेबल ये है कि जिसमें आपकी कॉम्प्रोमाइज की बेस पे बेल हो जाती है। तो कॉम्प्रोमाइज किसी बेस पे भी हो सकता है, दियत हो, वो किसास हो, वैसे माफ कर दें, तो लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए फिर हम पूरी तौर पे, और इसके अलावा जो ये एरिया जिसमें एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली इसमें सेफ सिटी कैमरा की एक्सटेंशन नहीं थी, वो उसमें हम प्राइवेट कैमरा को तलाश कर रहे हैं। तो ये कोशिश हमारी पूरी टीम कर रही है, जितने भी एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं वो कर। अच्छा सर, आपने सेफ सिटी कैमरों का जिक्र किया कि उनसे मदद ली जा रही है, और कौन कौन से जदीद तरीक़ाकार हैं जिनको बरूए कार लाया जा रहा है? इसमें एक तो मौके की शहादत है, विटनेसेस हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं केस के फाइल के अंदर। उसके अलावा ये मैंने सेफ सिटी आपको बता दिया है, मोबाइल्स की लोकेशन हम देख लेते हैं कि उस एरिया में जिसकी आ रही है, फिर इंटरकनेक्टेड कनेक्शन उसका देखते हैं मोबाइल्स का और अक्यूज्ड का, वो से पहले और बाद में। ये सारी चीजें हैं। बाकी जो भी इसमें फोरेंसिक असिस्टेंस हो सकती है, जैसे ऑसिफिकेशन टेस्ट है जो कोर्ट से हम एज डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट है जो लाई डिटेक्शन होती है, ये तमाम चीजें हम। तो इमरान साहब देखिए, अभी ये तो जुर्म हो गया, पुलिस ने मुल्जिम गिरफ्तार भी कर लिया, क्या ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए कि जुर्म ऐसा, और खास तौर पे ऐसे जो रोड रेज ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इनको रोका जा सके, पहले से प्रिवेंट किया जा सके? प्रिवेंटिव एक प्रोसेस है जिसमें हम डेली बेसिस पे अंडर एज ड्राइविंग, चाहे वो मोटरसाइकिल पे हो, चाहे वो गाड़ी में हो, चाहे वो रेसिंग कार्स की सूरत में हो, वो हम ले रहे हैं और उनके रोजाना की बुनियाद पे FIR दर्ज की जा रही है। इसमें 3 लेवल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर, एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक पेरेंट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चों को गाड़ियों की चाबियां देते हैं, ये बच्चे जो है इन गाड़ियों को किलिंग मशीन में कन्वर्ट करते हैं, वो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या तो वो खुद अपनी जान को खतरे में डालते हैं, लोगों की जानों को खतरे में डालते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ वायलेशन आती है, विच वी आर डूइंग वेरी विगोरसली, और हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि आइंदा से कोई भी अंडर एज ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग या ये रेसिंग वाला जो ट्रेंड है, ये इसको रोका जा सके। तो अच्छा सर, अब आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है, पुलिस जो है वो इंतहाई कम वसाइल में काम कर रही है, खबरें ये मतलब ये भी आती हैं कि रेड के लिए कभी कभी पुलिस के पास गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं होता। सर कैसे, मतलब इसको कैसे कवर करेंगे आप, ताकि आप लोगों की एफिशिएंसी बेहतर हो सके? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, हम बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
सीएम साहब ने, आई साहब ने हमें काफी फंड दिए हुए हैं, उन्हीं के अंदर ट्रैक हम यूज कर रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान साहब आपका, आपने वक्त निकाला। या ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने नोट किया होगा जिस वक्त से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं खांस रहा हूँ। यह हाल सिर्फ मेरा नहीं है, यह हाल पूरे लाहौर का है, लाहौर के बासियों का है। ये स्मॉग की वजह से इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो चुका है। स्मॉग से पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर का दम घुटने लगा है। आज के दिन भी सबसे बड़े सूबे का दारुलहुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के जहरीले हमले के पेश नज़र पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे की 6 डिवीजनों लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। इन 2 दिनों के दौरान इन शहरों की मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स भी 3 बजे खुलेंगे, जबकि इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। इतवार को लाहौर की माल रोड भी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगी। किसी बिजनेस संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला भी किया गया कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरियों, सरकारी मुलाजमीन और 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। लाहौर में इंसदादे स्मोक के लिए स्मॉग टावर्स लगाए जाएंगे, जबकि 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। लाहौर में स्मॉग का पस मंज़र ये है कि ये 1 दहाई से बागों के शहर पर जहर बरसा रही है। 2014 से हर साल 2 से 3 माह एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक हद तक बढ़ जाता है, जबकि धुआं और धुंध मिलकर बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी को जन्म देते हैं, जिससे बीमारियां फूटती हैं। एनवायरमेंटल कमीशन पंजाब ने भी लाहौर से स्मॉग ख़त्म करने के लिए मसनूई बारिश को ज़रूरी करार दिया है। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाता है तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जो आलूदगी ख़त्म करने के लिए ये इकदाम करेगा। एनवायरमेंटल कमीशन पंजाब के रुकन डॉक्टर मुनव्वर साबिर के मुताबिक पूरे शहर में मसनूई बारिश कराने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, जबकि इस पर 5 से 10 करोड़ खर्च होंगे। डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने बताया कि यह तकरीबन 75 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान आज से 20 साल कबल मसनूई बारिश के तजुर्बे कर चुका है। 2001 और 2 के मौसम गर्मा और मौसम सरमा में पाक फौज के तैयारों की मदद से मसनूई बारिश बरसाई गई थी। डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने तजवीज़ दी कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि एयरफोर्स से रब्ता करे और 10 जहाज मंगवाए। इस तरह पूरा लाहौर मसनूई बारिश से नहा जाएगा। उन्होंने बताया कि जब एक दफ़ा मसनूई बारिश और स्मॉग खत्म हो गई तो 6 से 7 दिन बाद दोबारा मसनूई बारिश कराना पड़ेगी, क्योंकि स्मॉग प्रॉब्लम एक बारिश से हल नहीं होगा। बात करेंगे हमारे साथ वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं सर, हालांकि बंद तो फैक्ट्रियां, भट्टियां, भट्ठे और धुआं छोड़ती गाड़ियां करनी चाहिए थी। तालीमी इदारों में कहाँ पे आपको नजर आता है कि वहां से धुआं उठता है इतना कि माहौल ख़राब कर देता? प्रिया जी देखें, ये सीरियस मामला है और बहुत ज़्यादा, और आज का नहीं है, कई दहाइयों का से है लाहौर में और गिरदोनवा में। और इस वक्त भी कई डिवीजन्स जो लाहौर के इर्द गिर्द हैं उनमें भी है और लाहौर में भी है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो स्टबल बर्निंग है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रही है, और उधर से हवा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, तो लाहौर के ऊपर बहुत बड़ा एक जो फॉग है वो कंटेमिनेट हो जाती है और वो बन जाती है स्मॉग, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स के अलावा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, ख़ासकर फेफड़े के लिए, ख़ासकर बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। और इसके जो तदारक है, जो इसकी कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स हैं, उनको ख़त्म करना पड़ता है। स्टबल बर्निंग तो अब हमारी 97% हो चुकी है, राइस को बर्न कर लिया है, उसकी जो रिमेनेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया में वो अभी भी हो रही है और ज़ाहिर है वो कंट्रीब्यूट करती है। उसका तो हल यही है कि हम हैप्पी सीडर्स, यानी कि किसानों को ये जलानी ना पड़े, इसको पिक कर ले मशीन और वो लगा दी। उसका कोई 50 अरब रुपए का ख़र्चा है जो इंशाल्लाह आने वाली हुकूमतों करेंगी। हमारे मैंडेट में ये नहीं है कि इस तरह के बड़े पॉलिसी डिसीजन लें। दूसरा, जो वाइकुलर एमिशंस हैं, जो गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की,
चिंची की, रिक्शे की, इन सब की वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ट्रकों की और इनकी। और ज़ाहिर है स्कूल में जो अगर आप किसी स्कूल के पास चले जाएं तो उधर 100 के करीब गाड़ी खड़ी होती है और इतनी ही आ जा रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। और इसी तरह जैसे आपने कहा फैक्ट्रीज़ की भी एमिशन होती है। फैक्ट्रीज़ का हमने कुछ 6000 के ज़्यादा चलान कर लिए हैं। और इसी तरह फिर डस्ट की है, डस्ट का हम छिड़काव कर रहे हैं। पहले एक दफ़ा करते थे, अब डबल कर दिया है, 2 दफ़ा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉग की शिद्दत को कम किया जाए। और एक और हमारा प्लान है कि इस महीने के यानी हफ्ते बाद अगर बादल हमें मिल गए अच्छे। अच्छा सर, ये अच्छा बादलों की बात आपने की ना, तो ये बताइएगा इस पे खर्चात कितने होंगे? खर्चात तो जाहिर है इसमें एक जहाज़ है, जहाज़ के ऊपर केमिकल है जिसको सोडियम या जिससे भी हम करेंगे। लेकिन ये उस वक़्त हो सकेगा जब क्लाउड होगा और क्लाउड लो होगा लाहौर के ऊपर और के गिरदनवा। अच्छा। अब ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी तो उसका हम मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। कोई जहाज़ हमारे पास इस वक्त वॉल्टन एयरपोर्ट पे खड़ा है जिसमें ये कैपेबिलिटी है और वो उसकी कोई इतनी ज़्यादा। अच्छा तो सर, अच्छा डॉक्टर साहब, स्मॉग कोई आज की बात नहीं है, 10 साल से ये मसला चल रहा है। ये हर साल बारिश करना पड़ेगी, यही इसका हल है या इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकल सकता है? देखिए, मुस्तकिल हल यही है जो चाइना ने किया। चाइना में बीजिंग के ऊपर बहुत स्मॉग थी, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरा दी, बहुत सारी प्लांटेशन कर दी, बहुत सारी पार्क्स लाई। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बढ़ के ये जो स्टबल बर्निंग होती है, जो बर्न करते हैं राइस के बाकियात को, ये ख़त्म की जाए। और इसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि फार्मर्स को अल्टरनेटिव दें, जिसको एक मशीनें हैं हार्वेस्टर टाइप, हैप्पी सीडर्स। अगर उसकी कॉस्ट पंजाब में निकालें कितने की वो आएंगी, तो 50 अरब रुपए की आएंगी। तो काफ़ी एक्सपेंसिव चैलेंज है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वर्थ इट है, बजाय इसके कि हर साल हम पैरालाइज हो जाएं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ चली जाएं, बहुत सारे लोग बीमार हो जाएं, एक्सीडेंट्स हो जाएं। तो मेरा ख़्याल है इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। मगर ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा, तो उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत जो इलेक्टेड होगी वो इसको डेफिनेटली, हम पूरा काम करके उनको दे के जा रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन तलबा, उनके लिए आप ई मोटर बाइक्स का ऐलान कर रहे हैं, ये स्कीम कब तक लॉन्च होगी? ये बहुत जल्द हो जाएंगी जी। हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो स्टूडेंट्स को हम सब्सिडाइज़ करके 10,000 बाइक्स दे रहे हैं, यानी कि सब्सिडी देगी गवर्नमेंट साथ। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए कि वो किश्तों पे इंटरेस्ट फ्री या बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पे वो ले सकेंगे, ताकि एक तो उनकी पेट्रोल की बचत होगी, एक ये जो एनवायरनमेंट कंटेमिनेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा इरादा है कि हम प्रमोट करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिकल रिक्शाज रादर दैन जो फ्यूल पे चलते हैं। तो सर, ये जो आपने फैसला किया है कि इतवार को मॉल रोड पर, लाहौर की जो मॉल रोड है, सुबह से शाम तक सिर्फ साइकिलों के लिए वो खुली रहेगी, तो शहर में कितने को साइकिल सवार हैं सर? मतलब हमने बहुत कम ऐसा देखा है कि साइकिल पे अब लोग सवारी करते हो, और फिर गाड़ियों वाले क्या करेंगे? देखें, माल रोड की बहुत सारी क्रॉसिंग्स हैं जो लाहौर के नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ क्रॉस करती हैं। वो क्रॉसिंग्स खुली रहेंगी ताकि गाड़ियाँ क्रॉस कर सकें, लेकिन उस पर चल नहीं सकेंगी गाड़ियाँ। हम प्रमोट करना चाहते हैं एक हेल्दी एक्टिविटी। साइकिलें चाहे कम लोग चलाते हैं, वो इसलिए चलाते हैं कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, घर में साइकिल भी खड़ी है लेकिन वो नहीं। अच्छा ठीक है। तो सर, साइकिल आप लीज पे दे रहे हैं, ये भी बात हो रही है कि साइकिल लीज पे दिए जाएंगे, ये तजवीज़ है या अमली तौर पे कुछ किया जा रहा है? नहीं सर, ये तो ऑलमोस्ट हमने शुरू कर दिया है और हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मेन बुलेवार्ड पे, MM आलम रोड पे हम इस किस्म की बहुत सारी तजावीज़ को। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप खुद देख लीजिए कि मेरे लिए प्रोग्राम करना, बात करना कितना मुश्किल हो गया।
स्मॉग की वजह से। और सिर्फ ये आपका गला ख़राब नहीं करती, ये और बहुत सी मुहलिक बीमारियों का खुदा न खास्ता सबब भी बन सकती है। तो इससे बचना है। अगर आप लोग और हम लोग मिल के कोशिश करें, हुकूमत का काम है, डेफिनेटली इसमें हुकूमत का ही किरदार है, लेकिन इसमें आपका और हमारा कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी होगा, ताकि जो इक़दाम हुकूमत लेना चाह रही है, वो अगर कह रही है कि लॉकडाउन करो तो फिर लॉकडाउन कीजिए, हुकूमत का साथ दीजिए, क्योंकि ये बराह रास्त ताल्लुक इसका आपकी बच्चों की, आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की सेहत से। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, चीनी माफिया एक बार फिर चीनी बरामद करने की कोशिश में है। वफाकी हुकूमत चीनी मुल्क से बाहर भिजवाने पर गौर शुरू भी कर चुकी है। आइंदा जुमेरात को फैसला किया जाएगा कि 5 लाख टन चीनी बाहर भिजवाई जाए या नहीं। माजी के तजुर्बात को देखा जाए तो जब जब मुल्क से बाहर चीनी भिजवाई गई, इसके बाद मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हुई और चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। चीनी माफिया हर 2 सूरतों में फायदा उठाता है। पहले सस्ती चीनी बैरून मुल्क भेजकर डॉलर्स में मुनाफा कमाता है। वो मुनाफा शुगर मिल्स मालिकान अपनी जेब में डालते हैं। फिर जब मुल्क में चीनी की किल्लत हो जाती है और चीनी महंगी हो जाती है तो बाहर से चीनी इंपोर्ट की जाती है और इसकी अदायगी भी डॉलर्स में की जाती है। 2020 में चीनी बहरान पर एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिससे मालूम हुआ था कि शुगर मिल्स मालिकान में या तो सियासतदान खुद शामिल है या इनके हिस्सेदारी है। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि चीनी माफिया 9 तरीके से करप्शन करता है। करप्शन का पहला तरीका यह है कि गन्ने की जितनी मिकदार चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कागजात में इससे कम दिखाई जाती। मार्केट मैनिपुलेशन के मार्केट किस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स के तहत चीनी की कीमत बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा या ब्रोकर को या मिल मालिक को होता है, उसका नुकसान अवाम को होता है, जिसको चीनी की दुगनी कीमत अदा करनी पड़ती है। करप्शन का दूसरा तरीका यह है कि काश्तकारों को कम पैसे दिए जाते हैं और कागजों में ज्यादा दिखाए जाते हैं। तीसरा तरीका यह है कि फी किलो चीनी तैयार करने पर जो असल लागत आती है, कागजों में इससे ज्यादा दिखाई जाती है। चौथा तरीका करप्शन का यह है कि चीनी तैयार करते हुए जो ज़िमनी मसनूआत बनती हैं, जिन्हें बाय प्रोडक्ट कहा जाता है, जैसे कि गन्ने का फोक है, ये चिप बोर्ड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और बिजली बनाने के लिए भी इसे बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो शुगर माफिया चीनी की पैदावारी लागत से इस बाय प्रोडक्ट की सेल मनफी नहीं करता। मिल्स मालिकान पैदावार का ऑडिट भी नहीं कराती और सट्टेबाजी के जरिए भी चीनी की कीमत बढ़ा देते। ये सट्टा माफिया का जो काम है, ये बेसिकली प्राइस को स्पेकुलेट करता है मसनूई तौर पे। ये कोई चीनी की बोरियों के ऊपर बैठ के कारोबार नहीं करते, ये व्हाट्सएप के ऊपर और उसके ऊपर प्राइस स्पेकुलेट करते हैं। जी नाज़रीन, करप्शन का एक तरीका यह भी है कि पहले हुकूमत को बताया जाता है कि मुल्क में चीनी जरूरत से ज्यादा है, और ये हो चुका। ये पंजाब में एक स्कैंडल आया था, आपको याद होगा, उस्मान बुज़दार साहब का दौर था। 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, बताया गया जनाब कि हमें चीनी बाहर भिजवानी है, ज़रूरत से ज़्यादा है। जब बाहर भिजवाई गई, अफगानिस्तान भिजवाई गई, कागज़ों में भिजवाई गई, असल में ट्रक वहीं खड़े थे। भिजवाने के बाद पता चला जनाब कि अब तो चीनी की किल्लत पैदा हो गई है। फिर सब्सिडी हासिल की गई और फिर जो है वो बड़े बड़े मुनाफाखोर जो है इसमें आ पहुँचे और अरबा रुपये और एक अंदाजे के मुताबिक 90 अरब रुपया चीनी माफिया ने कमाया था। कमीशन बना, रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट तो सब सामने आ गई, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि कोई रिपोर्ट सामने आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे बढ़ते नाज़रीन, चीनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो गई है, इजाफी चीनी बाहर बरामद कर दी जाए, ये अक्सर कहा जाता है मिल मालिकान की तरफ से, और फिर बताया जाता है कि हमारी चीनी तो महंगी बनी है, बाहर चीनी सस्ती है, इसे एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी भी दे। 8वां तरीका यह होता है कि कागजों में दिखाया जाता है कि चीनी अफगानिस्तान बरामद कर दी गई है, जबकि चीनी गोदामों में वहीं पड़ी रहती है। ये लास्ट टाइम हुआ भी था, आपको शायद मैं दोबारा बता भी चुका हूं, ये लास्ट टाइम हुआ था। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने एक पोर्टल बना रखा था, जिसके जरिए हुकूमत को चीनी की नकलो हमल और जखीरा अंदोजी से मुतालिक मालूमात मिल जाया करती थी। लेकिन शुगर मिल्स, ब्रोकर्स और डीलर्स ने लाहौर हाई कोर्ट जाकर इस पर भी स्टे ऑर्डर ले लिया था। पंजाब ने एक पोर्टल बनाया था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलके, कि हमें चीनी की नकलो हमल और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, उसको भी 17 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, हमारे ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जिसकी वजह से जो शुगर मिल्स हैं या ब्रोकर्स हैं या उसके जो डीलर्स हैं या सट्टेबाजी जो है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की ओवरसाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई कानूनी तौर पर। हमारे पास कोई ऐसी लीगल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा कि जिसकी वजह से हम चीनी की कीमतों को कंट्रोल कर सकें।
करप्शन का नवा तरीका यह है कि शुगर मिल्स मालिकान ने दो खाते रखे हुए हैं। सरकार को कोई और खाता दिखाया जाता है और असल खाता सिर्फ मिल मालिक तक महदूद रहता है। तमाम मिल माल हैं वो डबल बुक्स रखे हुए हैं, यानी कि दो खाते हैं उनके। एक वो खाता है जो सरकार को दिखाया जाता है, SCCP को, FBR को, बाकी इदारों को, और एक वो खाता है जो सेठ के लिए बनाया जाता है, जिसके तहत असल में कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसके अंदर उसका भी तयन किया। तो नाज़रीन, आपने जाना किस तरह से चीनी माफिया आवाम की मेहनत की कमाई पर डाका डालता है। और अब एक दफा फिर नाज़रीन, चीनी माफिया 5 लाख टन चीनी बरामद यानी एक्सपोर्ट करना चाहता है। उसके बाद दोबारा से जो पूरी की पूरी दास्तान आपको सुनाई गई है वो पूरा साइकिल रिपीट किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही भी बताया कि ये तमाम जो फैक्ट फिगर्स थे ये हमारे पेश करता नहीं थे। ये हुकूमत जो कि 2018 की हुकूमत थी, बैरिस्टर शहजाद अकबर को इसका इंचार्ज बनाया गया था। इस कमीशन के हवाले से रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की थी और फिर उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। ये हुकूमती अदद-ओ-शुमार है जिनके तहत पूरा साइकिल है, एक पूरा विशियस सर्कल है कि किस तरह से चीनी माफिया ऑपरेट करता है। इसके साथ ही नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।